नमस्कार एवरीबॉडी। देखो, अपना जो लास्ट टॉपिक चल रहा था वह घर्षण के प्रकार चल रहा था, जिसमें अपन ने स्थिति घर्षण पढ़ लिया था और गति घर्षण पढ़ लिया था। तो गति घर्षण के लेकिन गति घर्षण के प्रकार नहीं पढ़े थे। गति घर्षण की सिर्फ परिभाषा अपन ने देखी थी। तो देखो, अपन ने कहा था कि गति घर्षण किसे कहा जाता है। तो इसकी जो परिभाषा थी वो यह थी कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर वास्तव में गति करती है तो दोनों वस्तुओं की सतह के मध्य लगने वाले बल को गतिक घर्षण बल कहा जाता है। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे गतिक घर्षण के प्रकार। अब गतिक घर्षण कहाँ लगेगा? जब वस्तु वास्तव में गति करती रहेगी तब लगेगा। ठीक है। तो यह गति घर्षण भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। तो देखते हैं गतिक घर्षण के प्रकार। घर्षण क्या है? घर्षण अपने आप में बल है, तो घर्षण बल ही है। ये शॉर्ट में लिख रहे हैं अपन गति घर्षण के प्रकार। नंबर 1 सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण देखो, सर्पी घर्षण, सर्पी का मतलब होता है सरकना। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर सरकती हुई गति करती है, गति कैसे करेगी? सरकती हुई गति करती है, तो दोनों वस्तुओं की सतह के मध्य लगने वाले घर्षण को कहा जाता है सर्पी घर्षण। तो लिख देता हूं मैं यहां पर, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर सरकती हुई गति करती है तो दोनों वस्तुओं की सतहों के मध्य लगने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहा जाता है। नाम से पता लग रहा है सर्पी घर्षण, यानी कि वस्तु क्या कर रही है? सांप की तरह सरक रही है। जैसे सांप सरकता है ना किसी सतह पर, तो कैसे चलता है? वो सरकता हुआ, और उस पर बाह्य यानी कि घर्षण कौन लगाएगा? घर्षण जमीन लगाएगी। तो यहाँ पर भी वैसे ही है, एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर क्या कर रही है? सरकती हुई गति कर रही है। जब सरकती हुई गति करेगी तो ऐसी स्थिति में दोनों वस्तुओं की सतहों के मध्य लगने वाले बल को क्या कहा जाएगा? सर्पी घर्षण कहा जाएगा। दूसरा देखते हैं अपन लोटनिक घर्षण। दूसरा लोटनिक घर्षण। लोटनिक का मतलब होता है लुढ़कना। अब देखो, अब इसमें क्या करेगी वस्तु? जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कती हुई गति करती है। अब गति कैसे करेगी? लुढ़कती हुई गति करेगी। जैसे कोई पहाड़ से कोई पत्थर लुढ़कता हुआ आता है ना, इसी प्रकार से गति करेगी ये। तो दोनों वस्तुओं की सतह के मध्य लगने वाले घर्षण को कहा जाएगा लोटनिक घर्षण। तो लिखेंगे यहां पर, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कती हुई गति करती है तो दोनों वस्तुओं की सतह के मध्य दोनों वस्तुओं की सतह के मध्य
सतहों के मध्य लगने वाले घर्षण को लोटनिक घर्षण कहा जाता है। देखो उदाहरण मैंने दे दिया, यानी कि वस्तु क्या कर रही है, दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़क रही है और लुढ़कती हुई गति कर रही है। इसमें गति करती है क्योंकि गति घर्षण पढ़ रहे हैं अपन। अब गति करती हुई अवस्था में घर्षण लग रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर वस्तु क्या कर रही है, लुढ़क रही है। तो ये लोटनिक घर्षण की परिभाषा होगी। अब दोनों घर्षण की यदि अपन कंपैरिजन करें, दोनों घर्षण में कंपैरिजन करें, यदि इन दोनों की तुलना यदि हम करें तो देखो क्या होगा कि कौन से घर्षण का मान अधिक होता है और कौन से घर्षण का मान कम होता है। तो सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण, इन दोनों में से सर्पी घर्षण का मान ज़्यादा होगा क्योंकि वस्तु क्या कर रही है, सरकती हुई गति कर रही है। तो यहाँ पर घर्षण बल क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और लोटनिक घर्षण, यहाँ पर वस्तु क्या कर रही है, लुढ़कती हुई गति कर रही है। जब यहाँ ये सरकती हुई गति करेगी, जब वस्तु सरकती हुई गति करेगी, ये वस्तु मान लीजिए यहाँ पर है और ये यहाँ से यहाँ तक आ गई, यहाँ से यहाँ तक आ गई, ये देखो यहाँ से अपने बाह्य बल लगाकर इसको क्या किया, धकेला, यानी कि गति प्रदान करी, तो ये यहाँ से यहाँ तक आ गई। लेकिन अब देखो ये कोई वस्तु ऐसी है गोलाकार, यदि कोई वस्तु गोलाकार है जैसे बोली मान लीजिए, अब इसको यहाँ से बाह्य बल लगाकर अपन गति प्रदान करेंगे तो ये वस्तु इसकी अपेक्षा ज़्यादा दूरी तय करेगी उसी समय पर। जैसे अपन ने यहाँ पर काउंट कर लिया, या काउंटिंग को मत करो समय को, सिर्फ इसको धक्का देकर छोड़ना इस वस्तु को। सॉरी कॉल आ गया था, कोई बात नहीं। देखो तो जब ये इस वस्तु को अपन धक्का देकर अपन क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो ये कम दूरी तय करेगी क्योंकि ये सरकती हुई जाएगी इस पर, और ये क्या करेगी, लुढ़कती हुई जाएगी क्योंकि ये किस शेप में है, गोलाकार शेप में है। ये अगर गोलाकार पूरी तरह से गोलाकार शेप में नहीं है, लेकिन यदि ये लुढ़कने के लायक भी हो तब भी ये लुढ़कती हुई जाएगी, तो इससे तो ज़्यादा गति ही करेगी, यानी कि इससे ज़्यादा दूरी तय करेगी। तो सर्पी घर्षण का मान लोटनिक घर्षण से ज़्यादा होता है और लोटनिक घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है। तो यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे अपन, लोटनिक घर्षण का मान, लोटनिक घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है। लोटनिक घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है। तो ये इसको ऐसे बना सकते हैं, सर्पी घर्षण का मान ज़्यादा है तो ये अपन एरो किधर लगा देंगे, इसकी तरफ, सर्पी घर्षण की तरफ, और इधर लिख देंगे लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण मतलब ये कैसा क्रम हो गया अपना, सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण में से घर्षण का घटता हुआ क्रम हो गया। घटता हुआ क्रम का मतलब ज़्यादा घर्षण लगने वाला आगे और कम घर्षण लगने वाला पीछे। तो इस घर्षण बल का मान कम होता है लोटनिक का, और इसका ज़्यादा होता है तो ज़्यादा पहले आ जाएगा और ये बाद में आ जाएगा। तो ये कंप्लीट। अब देखो, अब स्थैतिक घर्षण
और गतिक घर्षण, इन दोनों में भी कंपैरिजन करके देखते हैं कि कौन से घर्षण का मान ज़्यादा होता है, स्थितिक घर्षण बल का मान ज़्यादा होता है या फिर गतिक घर्षण बल का मान ज़्यादा होता है। तो स्थितिक घर्षण का मान गतिक घर्षण से ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें हमें बाह्य बल भी ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। देखो तो लिखते हैं यहाँ पर, ऐसे लिख देता हूं मैं यहाँ पर इसको, घर्षण का घटता हुआ क्रम, यानी कि घर्षण को कैसे व्यवस्थित करना है, अपने को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। घटते हुए क्रम का मतलब ये हुआ कि बड़ा घर्षण यानी कि जिसका मान ज़्यादा है वो तो आगे और जिसका मान कम है वह पीछे, बड़ा मान आगे और छोटा मान पीछे, तभी तो घटता हुआ क्रम होगा। तो अब स्थितिक जो घर्षण होता है, स्थितिक घर्षण, इसका मान तो क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो इसको तो अपन आगे रख देंगे। और गतिक घर्षण का मान क्या होता है, कम होता है, तो इसको क्या रख देंगे, पीछे। तो हो गया घटता हुआ क्रम, घट गया घर्षण, यहाँ पर बढ़ा हुआ था और यहाँ पर घट गया, तो घटने वाले को पीछे और बड़े को आगे लिख देंगे। वैसे ही अगर इन दोनों में और चर्चा करें, ये तो नंबर 1 हो गया। सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण की चर्चा करें तो सर्पी घर्षण ज्यादा होता है, सर्पी घर्षण का मान ज्यादा होता है लोटनिक घर्षण से, लोटनिक घर्षण से, ये लिख दो। अब एक और चर्चा कर लेंगे इस पे अपन, घर्षण का बढ़ता हुआ क्रम, घर्षण का बढ़ता हुआ क्रम, घर्षण का बढ़ता हुआ क्रम कैसे लेंगे आप इसको। नंबर 1, बढ़ता हुआ का मतलब ये हुआ, बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ मतलब पहले तो छोटा वाला मान आगे और बड़ा वाला मान पीछे, तभी तो बढ़ता हुआ होगा। तो जो ज्यादा ही ज्यादा मान रहेगा सबसे ज्यादा टॉप पर, वो तो पीछे और कम वाला आगे। तो देखो कम, इन दोनों में से कम किसका होता है, तो गति का, तो गति को आगे रख दो, गति की घर्षण, ये गति घर्षण आगे हो गया, तो गति की घर्षण और उसके बाद में घटता क्रम है ना, तो उसके बाद में ये और उस गति घर्षण और स्थितिक घर्षण, स्थितिक घर्षण, ये लो एरो किधर, क्योंकि स्थितिक का तो मान ज्यादा होता है तो इधर लिख देंगे, ये तो कम ही होता है तो घटता क्रम लिख रहे हैं अपन, तो गति घर्षण को आगे लिख देंगे और स्थितिक घर्षण को पीछे लिख देंगे। दूसरा इसमें भी ऐसे कर लेंगे, इधर करेंगे, पहले तो बढ़ता हुआ कर रहे हैं ना अपन, तो जो ज्यादा होगा उसका मान पीछे, तो सर्पी घर्षण का ज्यादा होता है तो इसको पीछे लिख देंगे, सर्पी घर्षण, और जिसका मान कम होगा उसको आगे रख देंगे, लोटनिक घर्षण, और सर्पी घर्षण का ज्यादा है तो एरो इसकी तरफ, इसका कम है तो इसकी तरफ। ये कंप्लीट हो गया भाई। यहाँ से कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए तो घर्षण का घटता हुआ क्रम और घर्षण का बढ़ता हुआ क्रम दोनों अपन ने क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। क्लियर। अब अपन पढ़ेंगे न्यूटन की गति के नियम। क्या पढ़ेंगे, न्यूटन की गति के नियम। तो हेडिंग लगाएंगे न्यूटन की गति के नियम। देखो न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे।
एक तो न्यूटन की गति का पहला नियम जिसको जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है, एक न्यूटन की गति का दूसरा नियम और एक न्यूटन की गति का तीसरा नियम। लेकिन न्यूटन की गति का जो पहला नियम है, यहाँ पे देखते हैं, न्यूटन की गति का पहला नियम और इस नियम को जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है, जड़त्व का नियम। न्यूटन की गति का जो पहला नियम है, जो जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है, यह नियम एक्चुअली न्यूटन से पहले गैलीलियो ने दिया था। किसने दिया था? गैलीलियो ने। किसने दिया था? गैलीलियो ने। तो यह नियम सर्वप्रथम गैलीलियो ने दिया था। गैलीलियो ने दिया था। इस नियम के अनुसार क्या कहता है ये नियम? तो इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में बने रहने का प्रयास करती है और यदि गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील अवस्था में ही बने रहने का प्रयास करती है। कब तक करेगी? जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। देखो, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में बने रहने का प्रयास करती है। इसको समझो कैसे कि जैसे मान लीजिए एक बस इस सड़क पर खड़ी हुई है, यानी कि ये कौन सी अवस्था में? अभी स्थिर अवस्था में। तो यह जब तक स्थिर अवस्था में ही खड़े रहने का प्रयास करेगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाएंगे। जैसे ही हम इस पर क्या लगा देंगे? बल लगा देंगे, यानी कि इसको धक्का मारेंगे या इसको इंजन स्टार्ट कर इसको गति कराने का प्रयास करेंगे, तब जाके ये गतिशील अवस्था में आएगी, वरना ये स्थिर अवस्था में ही बने रहने का प्रयास करेगी। फिर कहा हमने कि यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में, अब यही बस ले लीजिए, ये वस्तु है अपनी और इस सड़क पर गति कर रही है। अभी क्या कर रही है? ये गति कर रही है। तो यह वस्तु जब तक गति करती रहेगी या गतिशील अवस्था में ही रहने का प्रयास करेगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। जब हम इस पर बाह्य बल लगा देंगे तो यह वस्तु स्थिर अवस्था में आ जाएगी, यानी कि जब जैसे अपन हम ब्रेक लगाते हैं तब जाके ये बस क्या करेगी? रुकेगी। तो बल लगाने के बाद ही इसने क्या किया? अवस्था में परिवर्तन
किया, वरना यह गतिशील अवस्था में ही रहती। अब फिर यूँ सोचोगे आप तो कि सर आप ये कह रहे हो कि यह बस यदि गति कर रही है तो यह गतिशील अवस्था में ही बने रहने का प्रयास करेगी जब तक इस पर बल नहीं लगाए। अब मान लीजिए कि ये बस गति कर रही है और हम इस पर कोई बल नहीं लगा रहे हैं, बाहें बल ना, ब्रेक लगा रहे, कुछ भी, तो क्या ये हमेशा के लिए गति करती ही रहेगी? नहीं, नहीं करेगी। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम उस बस पर किसी प्रकार का बाहें बल नहीं लगा रहे हैं, फिर भी दोनों की सतह यानी कि सड़क की सतह और टायर की सतह के मध्य तो घर्षण बल तो लग रहा है ना, तो उस घर्षण बल के कारण ही वह बस कुछ समय पश्चात रुक जाएगी। यह तो किससे रुकी? घर्षण बल से। और यदि हम अपने बाहें बल से रोकना चाहे तो फिर क्या लगाएंगे? उसके ब्रेक लगाकर उसको रोक देंगे। वो तो अपनी मर्जी का काम है, वो तो अपन जब चाहे जब उसको रोक सकते हैं, लेकिन घर्षण बल तो धीरे धीरे लगते लगते ही बस रुकेगी। तो ये कंप्लीट हो गया अपना न्यूटन की गति का पहला नियम, जिसको अपन जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं। अब उसके बाद में एक शब्द आया यहाँ पर, जड़त्व। इसको, ये जड़त्व एक्चुअली होता क्या है? तो देखो, जड़त्व की परिभाषा और देख लेते हैं अपन। जड़त्व, जड़त्व देखो, कोई भी वस्तु हो, वह वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। अवस्था परिवर्तन का विरोध का मतलब ये है कि वह यदि स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही बने रहने का प्रयास करेगी। वह नहीं चाहेगी कि मैं गति करूं, मैं तो जहां खड़ी हूं वहीं खड़ी रहूं। यह उसकी अवस्था है। अभी कोई वस्तु खड़ी है तो उसकी अवस्था क्या है? स्थिर अवस्था है। अब उसको हम क्या कराना चाहते हैं? गति कराना चाहते हैं। तो विरोध किसका करेगी? गति का करेगी। ठीक है, गति का विरोध करेगी वह कि नहीं नहीं, मैं तो गति नहीं करना चाहूंगी, मैं तो जहां खड़ी हूं वहीं रहूंगी। तो हम जैसे बल लगाते हैं तो वह वस्तु भी क्या करेगी? वह भी जड़त्व के कारण वह भी बल लगा देगी, नकटी हुई रहेगी। जैसे किसी लड़के के अपन धक्का देते हैं ना, तो वह भी नकटा होकर, मतलब ऐसे खड़ा रहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसे इतने आसानी से तो आगे नहीं जाऊंगा या पीछे की ओर नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे अपन बल का मान बढ़ाते हैं तो फिर उसको जाना ही पड़ता है। यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन, जड़त्व क्या होता है? कोई भी वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। कोई भी वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। वस्तु का यह गुण जड़त्व कहलाता है। जड़त्व कहलाता है। ये देखो, इसकी परिभाषा कंप्लीट होगी कि जड़त्व क्या होता है। अब देखो, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जैसे ये जो जड़त्व होता है एक्चुअली यह वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर? द्रव्यमान के ऊपर। देखो, उदाहरण की सहायता से मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। कैसे? जैसे एक तो है 1 रुपया का सिक्का और एक है 5 रुपया का सिक्का। समझना, एक सिक्का किसका है? 1 रुपया का। और एक सिक्का कौन सा है अपने पास? 5 रुपये का है। अब दोनों सिक्कों को हम क्या करेंगे? धकेलने का प्रयास करेंगे, यानी गति करवाने का प्रयास करेंगे। तो दोनों सिक्कों में से अवस्था परिवर्तन का विरोध कौन सा सिक्का करेगा? दोनों सिक्कों में से सबसे ज़्यादा अवस्था परिवर्तन का विरोध कौन सा सिक्का करेगा? 5 रुपये वाला करेगा। क्यों? क्योंकि वह उसका जो द्रव्यमान है वह 1 रुपये के सिक्के से ज़्यादा है। 1 रुपया का सिक्का कम भारी है और 5 रुपये का सिक्का ज़्यादा भारी है। इसलिए
तो हमने कहा कि जो जड़त्व होता है वो द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है। एक और उदाहरण सुनेंगे इसका, रेलगाड़ी और बैलगाड़ी। अब बैलगाड़ी को खिसकाने में और रेलगाड़ी को खिसकाने में, दोनों में से किसमें अधिक ताकत लगानी पड़ेगी, या यूं कहें कि रेलगाड़ी और बैलगाड़ी दोनों में से किसका जड़त्व ज़्यादा होता है। दोनों में से अवस्था परिवर्तन का विरोध सबसे ज़्यादा कौन करेगी? दोनों में से रेलगाड़ी करेगी, बिल्कुल करेगी, क्योंकि रेलगाड़ी भारी होती है। किससे? बैलगाड़ी से। जब रेलगाड़ी के जब हम धक्का देकर उसको खिसकाने का प्रयास करेंगे या इंजन को स्टार्ट कर भी उसको गति कराने का प्रयास करेंगे, तो वो आसानी से गति नहीं करेगी, क्योंकि वो ज़्यादा विरोध करेगी अपनी अवस्था परिवर्तन का। अभी उस स्थिर अवस्था में है ना वो रेलगाड़ी, तो वो चाहेगी कि मैं स्थिर अवस्था में ही रहूं। फिर अपन अपने बाह्य बल को लगाएंगे, और बाह्य बल को लगाने के बाद में वो नहीं खिसकती है, तो अपन और ज़्यादा बाह्य बल लगाएंगे, फिर जाके खिसकेगी। अब बैलगाड़ी में तो कम बाह्य बल लगाएंगे तब भी वो खिसक जाएगी, लेकिन रेलगाड़ी में तो बाह्य बल का मान ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके वह गति करेगी। तो आगे बात समझ में, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन जड़त्व का मान वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करता है, निर्भर करता है। अब इसके एग्जाम्पल भी देख लेंगे अपन। मिटा देता हूं मैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना। उदाहरण नंबर 1। 1 रुपया का 1 रुपया या पहले 5 रुपया लेते थे अपन, 5 रुपये के सिक्के का जड़त्व, एक रुपये के सिक्के से अधिक होता है, क्योंकि 5 रुपये के सिक्के का द्रव्यमान ज़्यादा होता है। दूसरा उदाहरण लेंगे अपन, रेलगाड़ी व बैलगाड़ी दोनों में से रेलगाड़ी के जड़त्व का मान अधिक होता है। कारण वही रहेगा, क्योंकि रेलगाड़ी का द्रव्यमान बैलगाड़ी से ज़्यादा होता है। तो ये इसके उदाहरण कंप्लीट हो गए। अब देखो, अब इसमें अपन क्या करेंगे, जड़त्व के प्रकार पढ़ेंगे। जड़त्व कितने प्रकार का होता है? तो जड़त्व 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्थिर अवस्था का जड़त्व और एक होता है गतिशील अवस्था में जड़त्व। तो कितने प्रकार का जड़त्व कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। अब इसको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज थोड़ा इतना
क्लियर नहीं आ रहा, तो कल कोशिश करेंगे अपन इसको थोड़ा क्लियर करने की। तो आज के लिए बस इतना सा। बाकी की क्लास नेक्स्ट डे आएगी, जिसमें अपन क्या पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे अपन जड़त्व के प्रकार। धन्यवाद।